नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में भी और अपने व्लॉग्स में भी कई बार कह चुका हूं कि बच्चों की शिक्षा उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती बच्चों को आप शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा नहीं हुई, वो बच्चों के ऊपर एक बर्डन है, बच्चों के ऊपर एक क्रैमिंग है। तो आज 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है, एक नई उम्मीद के साथ कि अब शायद देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था कि एक्चुअल में मानव संसाधन मंत्रालय एक्चुअल में है क्या। दूसरा, इस पॉलिसी के तहत पूरे देश में ई कोर्स डिजाइन किया जाएगा, वर्चुअल लैब तैयार की जाएंगी और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म डेवलप किया जाएगा ताकि हर बच्चे को समानता के साथ बेहतर एजुकेशन मिल सके। इसको 5-3-3-4 इस सेगमेंट में बांटा गया है। एक्चुअल में ये 5-3-3-4 है क्या? 5 का मतलब है कि आपकी प्री स्कूलिंग, आपकी नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड। इस बच्चे का जो ये दौर है, इसमें बच्चे की उस स्किल के ऊपर काम करना होगा जिससे बच्चा जो है वो अल्फ़ाबेट्स को समझे, नंबर्स को समझे और छोटा मोटा जो ओरली बच्चा अच्छे से शब्दावली को बोल सके, समझ सके, यहीं तक काम किया जाएगा। और जो नेक्स्ट 3 है उसमें 3rd, 4th और 5th क्लासेस को लिया गया। इसमें ये छूट दी गई कि विद्यालय जो हैं वो बच्चों को रीजनल लैंग्वेज या हिंदी के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बेहतर कदम है जिससे हमारी मातृभाषा को बल मिलेगा, हमारी मातृभाषा को मजबूती मिलेगी। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इनकी जीन्स के अंदर हिंदी भाषा समाई हुई है, इनके जीन्स के अंदर जो है ओरिजिनल लैंग्वेज समाई हुई है। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट की अपनी भाषा में करेंगे, ये प्रदेशी भाषा में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जितना वर्डन बच्चों के ऊपर दे दिया गया था, उस वर्डन की वजह से बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो कहीं ना कहीं गिरा था, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं गिरा था। उसके बाद नेक्स्ट 3, 6, 7, 8 ये जो सेगमेंट है, इसमें जो काम होगा उसमें एक तो सभी जो हमारे विषय होंगे, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जो भी विषय हैं, इन सब को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बच्चे एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और इसके साथ बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज भी 6 to 8 में बच्चों को करवाए जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर बच्चों को ना कोडिंग आनी चाहिए। जो कोडिंग बच्चा ग्रेजुएशन में सीखता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखता था, क्योंकि जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचता है उस समय तक बच्चे का जो माइंड है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो उसमें सीखने की जो क्षमता जो 6th क्लास के बच्चे में है वो वहाँ नहीं होती है। क्योंकि एक बच्चा अगर 6th क्लास में टेक्नोलॉजी को सीखेगा तो सोचो यार कि वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता आता धमाल कर देगा, क्योंकि उसको डेप्थ तक नॉलेज हो जाएगी। और जहाँ तक वोकेशनल की बात है, तो मैं पढ़ रहा था कि वोकेशनल में बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी। जैसे नियर बाई जो लोग वर्कशॉप्स हैं, प्लम्बरिंग की वर्कशॉप हैं या कोई भी ऐसी वर्कशॉप है जो उस वोकेशनल कोर्स के अंदर दी हुई है, तो बच्चों को वहाँ जाके जो है वो प्रैक्टिकल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे स्किल्ड हों। क्योंकि आज देश को स्किल्ड बच्चों की जरूरत है, ऐसे बच्चों की जरूरत है जिनके अंदर हुनर है। अब नेक्स्ट 3 उसमें क्या होगा कि जब बच्चा 9th में जाएगा तो बच्चे को ना सारे विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 to 8 बच्चा हर विषय के प्रति इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। तो बच्चा अपनी मर्जी से जिस विषय में उसकी रुचि होगी उस विषय को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में रख सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पहले क्या होता था कि जब हम +1 में जाते थे
या +2 में होते थे, तो वहाँ पे जब भी हम ऐच्छिक विषय लेते थे तो इसमें साइंस थी तो साइंस ही लेनी पड़ती थी, आर्ट्स था तो आर्ट्स ही लेना पड़ता था, कॉमर्स थी तो कॉमर्स ही लेनी पड़ती थी, लेकिन हम विषयों को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन आज उससे भी हमारे बच्चों को पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है। आज अगर बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो बच्चा 9th में मैथमेटिक्स रखेगा, और साथ में अगर उसको लग रहा है कि उसको म्यूजिक सीखना है, उसको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, उसको हिंदी के बारे में पढ़ना है, संस्कृत के बारे में पढ़ना है, तो ऑप्शनल बच्चा जो है वो कोई भी ऐच्छिक विषय जो है वो ले सकता है। तो मैं मानता हूँ कि वाकई एक बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि कुछ बच्चों को साइंस बहुत मुश्किल लगती थी, रुचि नहीं होती थी, बच्चों को मैथमेटिक्स में रुचि नहीं होती थी, लेकिन पढ़ना पड़ता था, और इस मजबूरी की वजह से बच्चे जो थे वो पिछड़ जाते थे। तो ये भी एक बहुत बेहतर और निर्णय मेरी समझ के अनुसार हो सकता है आने वाले समय में। उसके बाद बात आती है कॉलेज की। जैसे बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो बच्चे के पास अब 2 विकल्प, एक 3 साल की ग्रेजुएशन, एक 4 साल की ग्रेजुएशन। तो देखो इन दोनों ग्रेजुएशन में फ़र्क क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद मैंने IAS की तैयारी करनी है या मैंने जॉब करनी है। तो ऐसे बच्चों को 3 साल की ग्रेजुएशन है कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो 3 साल के अंदर और जाके अपनी UPSC की तैयारी करो, या 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है तो आप रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। उसमें भी जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आपको 1 साल दिया जाएगा जिसमें आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होगी आप सीधे PhD कर सकते हैं। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है MPhil करने की, MPhil को पूरी तरह से काट दिया गया है। और इसमें इस एजुकेशन सिस्टम में जो मेरे को सबसे महत्वपूर्ण लगा वो ये है कि अक्सर जब बच्चे पहले UPSC की तैयारी करते थे, +2 में साइंस पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ रहे हैं, और जब UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ले रहे हैं, सोशोलॉजी ले रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि धक्का था उस बच्चे के लिए कि जिस विषय में उसने 10 साल लगा दिए उस विषय का लाभ बच्चे को नहीं मिल पा रहा था। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम दिखा मेरे को वो ये दिखा कि जैसे मानो कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और पहला साल उसका कंप्लीट होता है और उसके बाद उसका किसी मजबूरी से या किसी कारणवश उसको ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ती है। तो अब क्या होगा कि बच्चे की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार अगर आपका 1 साल पूरा हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। अगर आपकी 2 साल पूरे हो जाते हैं फिर आप ग्रेजुएशन छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा से नवाजा जाएगा, और अगर आपके 3 साल पूरे रहते हैं तो आपको डिग्री से नवाजा जाएगा। इस तरह का बेहतरीन स्टेप जो सरकार ने लिया है मैं मानता हूँ कि ये काबिल तारीफ है, क्योंकि इसमें एक और महत्वपूर्ण घटक है कि अगर मानो कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपका फिर मन कर रहा है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो आपको नए सिरे से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहीं से शुरू करनी है जहाँ से आपने ख़त्म की। जब बच्चा 6th क्लास से प्रैक्टिकल एजुकेशन को टच करेगा तो जब बच्चा ग्रेजुएशन में पहुँचेगा, अगर वहाँ उसका मन करता है कि मैंने किसी रिसर्च पे काम करना है, किसी शोध पे काम करना है, तो भारत सरकार उस बच्चे को स्कॉलरशिप भी देगी। तो कह सकते हैं कि एजुकेशन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। और एक बात, भारत सरकार ने जो हायर एजुकेशन को मैनेज करने के लिए AICTE और UGC को भी मर्ज किया है। अब एक विभाग पूरी हायर एजुकेशन को मैनेज करेगा। तो इस तरह से जो ये कदम एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिए गए ये बहुत बेहतर कदम है, बहुत मज़ेदार कदम है, लेकिन अब देखना ये है कि इसकी ग्राउंड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसी होती है। तो इसके लिए अध्यापकों को भी पूरी अवेयरनेस से काम करना पड़ेगा, और जो विभाग इसे रियल इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएगा उसे भी पूरी व्यवहारिकता के साथ जो है, पूरी जागरूकता के साथ जो है इसको ग्राउंड के ऊपर लाना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें
तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बेहतरीन कदम है। क्योंकि चलो समय के अनुसार जो है वो शिक्षा नीति के अंदर बदलाव होना अति आवश्यक है, लेकिन थोड़ा दुखद है कि 34 वर्षों के बाद आज एजुकेशन को टच किया गया। बल्कि एजुकेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसे हर 5 या 10 साल में एवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि यही वो आधार है जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो सशक्त और मजबूत होंगे। तो इस इन्वायरमेंट में जो नया तैयार हो रहा है, ये मैं मान सकता हूँ कि अब बच्चों को अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा और उनका मनोबल जो है वो ऊंचा रहेगा। तो ये थी दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020। तो अन्य वीडियोस को देखने के लिए और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आप लोगों के बीच में आऊँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। बने रहें तो अपने दोस्त यशपाल चंदेल के साथ। जय हिंद।